सो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा बच्चे वो होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 3 है बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक, जैसे बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो बेटा हमने इंसान ये जो ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग नॉन लिविंग इनमें क्लासिफाई किया, फिर आगे लिविंग में भी हमने कुछ किए वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स, फिर उनकी आगे क्लासिफिकेशन की ताकि हमें सबके आसानी से चीजें पता चल सके, कॉमन फीचर्स पता चल सके। वैसे ही हमारे को केमिस्ट्री में भी क्लासिफिकेशन की नीड थी। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। देखो बेटा आज हमें 126 एलिमेंट नोन है, आज की डेट में 126 एलिमेंट्स आर नोन। अगर 126 एलिमेंट्स को आपको याद करना पड़ जाए, ठीक, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अलग अलग से याद करना पड़ जाए तो बेटा मेरी तरह बुढ़े हो जाओगे पर याद नहीं होंगी, है ना बच्चे। तो कहने का मतलब हमें कोई ऐसी क्लासिफिकेशन चाहिए थी जिस क्लासिफिकेशन को लेकर के हम क्या करें, एक चीज पढ़े हमें 10 चीजें आ जाए, एक एलिमेंट को पढ़े हमारे पास 4 चीजें आ जाए। ठीक, so the need for classification, as I told you before, we know nowadays 126 elements are known. If you have to remember all these, that is very difficult. So obviously we need a classification जिससे हम इनको easily reproduce कर सकें, easily remember कर सकें। क्लियर हो गया? तो क्लासिफिकेशन का सबसे पहला अटेम्प्ट जो था हमारे पास, सबसे पहला अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन was given by डेबोरीनर। डेबोरीनर ने एक दिया, डेबोरीनर ट्राइड्स। अब आप बोलोगे सर डोबेनियर ट्राइड्स होते हैं, कोई बोलता है डेबोरीनर ट्राइड्स होंगे। अरे शेक्सपियर क्या गया, व्हाट इज देयर इन द नेम, है ना भाई। अगर आपका प्रॉपर नाउन इसके स्पेलिंग्स कुछ भी हो, अगर इट मेक्स अ सेंस देन इट्स ओके। तो हम डेबोरीनर बोले डेबोनियर बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं डेबोरीनर बोलता हूं स्पेलिंग्स को देख करके। ठीक, तो डेबोरीनर ट्राइड्स ये पहला अटेम्प्ट हमें दिया गया था डेबोरीनर ट्राइड्स का। जो डेबोरीनर ट्राइड्स थे इसमें डेबोरीनर ने क्या किया, इसने 3-3 के ग्रुप बना लिए। इसने उस समय एलिमेंट नोन बहुत कम थे तो इसने 3-3 के ग्रुप बना लिए। किस तरह के ग्रुप बनाए, प्लीज सी दिस। जैसे यहां एलिमेंट ए रखा, यहां बी रखा, यहां सी रखा, और इस तरह से रखे कि जो एटॉमिक मास या मास, एटॉमिक मास ऑफ बी is arithmetic mean of A and C। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ बी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक, यानी कि हमारे पास जो एटॉमिक मास होगा बी का वो कैसे निकालेंगे इसमें, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ B divided atomic mass of C divided by 2। इस फॉर्मूला को लेकर के इसने अपने ट्राइड्स बनाए। जैसे एक ट्राइड को डिस्कस करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। सी लिथियम का जो एटॉमिक मास है बेटे वो है 7 और पोटासियम का 39। तो अगर इसका एवरेज निकालें तो 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 46 डिवाइडेड बाय 2 इज 23। सो बेटे सोडियम का एटॉमिक मास 23 हो जाता है। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। गॉट इट और नॉट? तो इस तरह से एटॉमिक मास सोडियम का 23 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो अगर कल को तुमसे ये पूछा जाए कि भैया इनमें से कौन डेबोरीनर ट्राइड है, अब आपको सारे तो याद नहीं होंगे। ठीक, जैसे और भी हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके कई सारे, आप सारे तो याद नहीं होंगे। तो आपने सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, जो भी इस फॉर्मूला को मान के चल रहा है वो डेबोरीनर ट्राइड होगा। ठीक है,
तो ऐसे करके इस यानी बीच वाले एलिमेंट का जो मास होगा वो आसपास वाले एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन होगा। ये प्रिंसिपल लेकर के हमारे डे बोर्लिंगर ट्रायड्स को बनाया गया था और ये पाया गया था कि इनकी प्रॉपर्टीज आर सेम या सिमिलर, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो ऐसे करके पहली क्लासिफिकेशन हमें दी गई विच इज डे बोर्लिंगर ट्रायड। बट इसमें बाद में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन सी होने लगी। जैसे डे बोर्लिंगर ने एक ट्रायड बनाया आयरन कोबाल्ट निकल, बेटे इसका ट्रायड बना दिया। बट कोबाल्ट का जो मास था that was not exactly equal to the arithmetic mean of this and this. थोड़ा तो पास पास है बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ठीक, तो बेटा ये जो ट्रायड बनाया गया था ये इस बेसिस पे बनाया गया था कि these are the three elements in our periodic table which are ferromagnetic। बेटे मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें इसका लॉ फेल हो गया है, लॉ फेल नहीं हुआ है, पर अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा है यहां पर। ठीक, इसका मास एग्जैक्टली द अर्थमेटिक मीन नहीं है। सिमिलरली ब्रोमीन का मास भी एग्जैक्टली अर्थमेटिक मीन नहीं होता है। ठीक, बट ये तीन एलिमेंट वर फेरोमैग्नेटिक। अब आप पूछोगे सर फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? बेटा विच कैन बी परमानेंटली चेंज्ड इनटू मैग्नेट्स, permanently changed can be permanently changed into magnets, जिसको हम परमानेंटली मैग्नेट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक, वो ये होते हैं। यानी एक बात सिंपल बताऊं तुम्हें, हमारे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही तीन एलिमेंट है जिनसे हम मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक, अगर कल को आपको मैग्नेट बनाना है तो इन तीनों में से एक जरूर लेना पड़ेगा। ईदर यू टेक आयरन or you take cobalt or you take nickel or you take two of them or three of them, but इनमें से कोई एक होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी नहीं लोगे ना तो बेटे वो कभी भी मैग्नेट नहीं बनेगा। These were the only three substances, ठीक, which are ferromagnetic, three elements which are ferromagnetic, got it or not? But बाद में हमने गैडोलीनियम भी देखा, वो बाद में आया, वो भी फेरोमैग्नेटिक होता है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में चार ही एलिमेंट है बेटा जो फेरोमैग्नेटिक है, दैट इज आयरन कोबाल्ट निकल एंड गैडोलीनियम। पर इस समय गैडोलीनियम वाज नॉट डिस्कवर्ड, तो उसने आयरन कोबाल्ट और निकल का क्या बना दिया था? ट्रायड बना दिया था। तो इस तरह से करके उसने ट्रायड बना दिए थे। डे बोर्लिंगर के समय में लगभग 40 to 43 एलिमेंट्स के करीब थे, उससे भी कम थे। ठीक, तो बड़े आसानी से ट्रायड्स बन गए और उसको बड़े आराम से प्रोड्यूस भी कर दिया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स, डीमेरिट्स, ठीक है, ड्रॉबैक्स। इस क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या थे? देखो बेटा, ड्रॉबैक नंबर 1, सबसे पहला ड्रॉबैक था कि बेटा स्टडी इज स्टिल टीडियस। आज 126 एलिमेंट नोन है, तो कितने ट्रायड हमें बनाने पड़ेंगे? हाउ मेनी ट्रायड्स वी शुड फॉर्म फॉर 126 एलिमेंट्स? 42, यस। और 42 ट्रायड पढ़ना तो भैया 126 एलिमेंट ना पढ़ ले। 42 ट्रायड्स आर इवन डिफिकल्ट टू स्टडी, सो स्टडी इज स्टिल टीडियस। स्टडी अभी भी मुश्किल है, स्टडी इज स्टिल टीडियस, अभी भी मुश्किल है ये काम। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये इसमें ये थी कि इट लैक्स जनरल कॉमन बेसिक, इट लैक्स जर्नल कॉमन बेसिस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है बेटा कि डेफिनेटली उसने ये प्रिंसिपल लेके चला, एटॉमिक मास ऑफ बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बट यहां पे ये नहीं लगा, यहां पे भी प्रॉपरली नहीं लग सकता, क्योंकि बेटा क्लोरीन का मास होता है 35, 37 भी होता है, आयोडीन का 127। तो ये मिला के हमारे पास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 12 और यहाँ पे आया 6, 162। अगर इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो 81। इसका मास 80 होता है, नॉट एग्जैक्टली द सिमिलर वन। ठीक, तो थोड़ा फर्क था इसमें। और मोरओवर ये तो इसीलिए रख दिया कि ये फेरोमैग्नेटिक है, इसने एक कॉमन बेसिक को स्टिक नहीं किया। उसने ऐसा नहीं कि दिया नहीं, उसने एक कॉमन बेसिक तो दिया था, लेकिन इट डज नॉट, उसने उसके साथ स्टिक नहीं किया। बाद में उसने और ट्रायड्स बनाए तो प्रॉपर्टीज देख करके बना दिए। और तीसरी खास बात, he could not explain the similarity in properties, he could not explain
the properties, the similarity in properties, the similarity in properties. बेटे प्रॉपर्टीज में ये जो सिमिलैरिटी आ रही है, ये सिमिलैरिटी क्यों है? What was the cause of it? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. He could not explain the cause of similarity कि क्यों है. ये तो बता ही नहीं पाया कि क्यों प्रॉपर्टी सेम है. चलो प्रॉपर्टी सेम है लेकिन कोई वजह तो So you are frozen. हो. नेक्स्ट बात हमारे पास थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. बेटे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था, इसमें कोई न्यूलैंड ने कोई प्रिंसिपल, कोई पीरियोडिक टेबल या कोई ऐसा नहीं दिया हमें. एक लॉ दिया जिसके बेसिस पे हम इसको बना सकते. ठीक. उसने कहा कि if elements are placed in order of their increasing atomic masses, every eighth element will have same property. क्या बोलता है? If elements are placed in order of their increasing atomic masses, every eighth element have similar properties. बेटा ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है. ठीक. कि अगर एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया जाए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, every eighth element will have similar properties. Like बेटे लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद आ जाओ यहां से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. Mind it, at the time of Newland, noble gases were not discovered. So उसके बाद आया सोडियम, and it was found that property of sodium is similar than that of lithium. फिर आया इसका मैग्नीशियम, so properties of magnesium was similar as beryllium. फिर आया अल्युमिनियम, properties were similar than the boron, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and then came potassium. So potassium again is similar to that of lithium. तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है. जैसे लिथियम की सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ सेम होगी, बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ सेम होगी. ऐसे अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखेंगे तो हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इसने कहा जैसे हम अपनी म्यूजिक देखते हैं ना, तो म्यूजिक में हर आठवां स्वर सेम होता है. सा रे गा मा पा धा नी सा. तो आठवां एलिमेंट जो होता है वैसे ही सारे गामा पा धा नी सा की तरह आठवां एलिमेंट भी सेम है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड. हालांकि लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया. इट इज नॉट म्यूजिक माय डियर, इट इज केमिस्ट्री. ठीक. तो बहुत मजाक उड़ाया. लेकिन इंग्लैंड में एक डेवीज एसोसिएशन थी बेटा. डेवीज एसोसिएशन ने इसको डेवीज प्राइज दिया बिकॉज इट वाज परफेक्टली राइट एट दैट वेरी टाइम. तो उन्होंने इसको डेवीज प्राइज दिया तो लोगों को पता चला कि ये भी बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन रही. ठीक. तो उन्होंने फिर इसको मानना थोड़ा बहुत शुरू किया लोगों ने, बट ज्यादा इसकी वो यू कैन से फ्लरिश नहीं हो पाएगा. ठीक. बट दिस वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फ्रॉम दैट ऑफ न्यूलैंड. ठीक है. तेरे मित्र एचआर गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र यार कुछ कर निकले यहाँ से जितना बच सके अपनी आकड़ को कृपया अपनी जी. बट बेटा हुआ क्या विद डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस? जैसे नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, दिस लॉ फ्लंक्ड. क्योंकि नोबल गैसेस में जैसे नियोन आया, नोबल गैसेस में जैसे नियोन आया तो आठवां नहीं नौवां एलिमेंट सेम हो गया. तो सबसे पहली बात विद डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, विद डिस्कवरी ऑफ
noble gases, this law flunked. ठीक, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस के साथ ही खत्म हो गया था। बट फिर तो क्या हुआ कि मोर एंड मोर एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तब तो बिल्कुल ही फेल हो गया। आज हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18, 32, बेटा इनको हम मैजिक नंबर बोलते हैं आज की डेट। पहले 2 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी सेम होती, फिर 8 के बाद, फिर 8 के बाद, फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद, फिर 32 के बाद। सो दीज आर कॉल्ड एज टू बी मैजिक नंबर्स। ये जो है ये मैजिक नंबर्स हैं। और डेफिनेटली जैकिन ने अभी लिखा, he said this was valid till calcium. Yes, it was valid till calcium, definitely, but with discovery and more elements this law flunked. क्लियर जी? तो जैसे पहले नोबल गैसेस ने इसको खत्म किया। अगर तुमसे कल को क्वेश्चन आ जाए कि नोबल गैसेस को पहले सबसे पहले फेल किसने किया, रादर इसको न्यूलैंड लॉ को किसने फेल किया, तो आपने कहा ना डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। एंड देन मोर एलिमेंट्स जो थे उन्होंने इस लॉ को फेल कर दिया। बट इसका एक और भी प्रॉब्लम था कि उसने ये तो बोल दिया कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, बट व्हाट इज द कॉज फॉर दैट? So he could not explain the cause of periodicity. अब मैंने एक शब्द यूज किया periodicity. Now what do you mean by periodicity? बेटा periodicity is repetition of properties after regular interval. ठीक, periodicity जैसे हम बोलते हैं period. What is a period? Period का मतलब क्या होता है बेटा? Period which is a regularly occurring event. After regular time period it comes again. जैसे we have period of 7 days, that is a week. क्योंकि हर संडे के 7 दिन बाद फिर संडे। ठीक है बच्चे? तो कहने का मतलब इसको हम पीरियड बोलते हैं। वैसे पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, हर जनवरी के 12वें महीने के बाद फिर जनवरी। ठीक, तो पीरियड इसको बोलते हैं which is repeatedly occurring again and again after regular interval. तो वो periodicity कहलाती है। Repetition of properties after regular interval is called as periodicity. And he could not explain the cause of periodicity. He could not explain the cause of periodicity. Periodicity जो है उसका cause ये explain नहीं कर पाता था। He could not explain the cause of periodicity. ठीक, तो ये 2 मेजर हो गया। पहले तो एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा कि क्यों है, उसने बोल तो दिया कि है, प्रॉपर्टी सेम है, पर क्यों वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता। दूसरा, विद डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, न्यू एलिमेंट्स, दिस लॉ टोटली फ्लंक्ड। सो दिस वाज न्यूलैंड्स अटेम्प्ट। पर मेरे बच्चों एक और अटेम्प्ट तुम्हें समझाता हूं। ठीक, एक्चुअली दैट वाज द सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि न्यूलैंड ने कोई लॉ, उसने सिर्फ लॉ दिया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी थी, कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है तीसरा अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। वैसे ये सेकंड अटेम्प्ट है। इट इज टेल्यूरिक हेलिक्स। टेल्यूरिक हेलिक्स। ठीक, टेल्यूरिक हेलिक्स इज डी चानकोटियस वाज द साइंटिस्ट। डी चानकोटियस वाज द साइंटिस्ट, ठीक, जिसने हमें टेल्यूरिक हेलिक्स दी। तो टेल्यूरिक हेलिक्स वाज गिवन बाय डी चानकोटियस। ठीक, इसने क्या कहा? इसने कहा कि एक सिलेंडर ले लेते हैं, ये टुक का सिलेंडर, इस तरह से एक सिलेंडर ले लिया गया, और इस सिलेंडर पे उसने 16 इक्वी डिस्टेंट लाइन्स लगा दी, 16 इक्वी डिस्टेंट लाइन्स। दिस वाज द फर्स्ट लाइन, दिस वाज द सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे करके इस पूरे सिलेंडर पे आगे पीछे ऊपर आगे पीछे करके 16 इक्वी डिस्टेंट लाइन्स लगा दी गई, 16 इक्वी डिस्टेंट लाइन्स। और इसके ऊपर से एक स्पाइरल को पास ऑन करवा दिया गया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द नॉर्मल। एक स्पाइरल को पास ऑन करवा दिया गया एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही थी।
ऐसे एक स्पाइरल को इसके ऊपर से पास ऑन करवा दिया। ये स्पाइरल जहां लाइंस पे काटती थी वहां सिमिलर एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, ठीक। जैसे यहां पे काटा तो समझ लो यहां लिथियम प्लेस कर दिया, फिर यहां काटा यहां सोडियम प्लेस कर दिया, फिर यहां काटा यहां पोटाशियम प्लेस कर दिया, एंड सो एंड फोर्थ। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड सो ऑन, ही प्लेस्ड इट लाइक दिस, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे करके इसने प्लेस कर दिया बेटा एलिमेंट्स को, ठीक सिमिलर एलिमेंट्स को सिमिलर लाइंस। तो व्हाट ही डिड, उसने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर पे 16 इक्वी डिस्टिंक्ट लाइन लगाई, उसके ऊपर एक स्पाइरल को रन किया एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ये पाया कि एक लाइन पे सिमिलर एलिमेंट प्लेस कर दिए, और एलिमेंट जो रखे गए इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास नंबर। जैसे यहां लिथियम तो यहां बेरिलियम, बेरिलियम के ऊपर यहां पर मैग्नीशियम, इस तरह यहां पर ऐसे करके कैल्शियम। तो कहने का मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट रखे, लेकिन एक लाइन पर सिमिलर एलिमेंट रखे गए। सो ये था डी चांकोटियस अटेम्प्ट, क्लियर, टेल्यूरिक हेलिक्स। अब इसमें भी ड्रॉबैक्स तो बहुत ही ज्यादा है। ड्रॉबैक्स सबसे पहला, इट इज अ डिफिकल्ट स्टडी, 3 डायमेंशनल है यार, ठीक, नॉन प्रैक्टिकल सा बन जाता है। बट सबसे पहला ड्रॉबैक, सम dissimilar elements are clubbed together. Some dissimilar elements are clubbed together. कुछ dissimilar element जो थे उनको इकट्ठे रख दिया गया। जैसे बेटे with lithium, sodium and potassium, he put copper, silver and gold on the same line. On the same line he put lithium, sodium, potassium, and at that same line we put copper, silver and gold. जबकि आपको पता है कि ये एक तो सॉफ्ट होते हैं एंड वेरी रिएक्टिव, सॉफ्ट एंड वेरी रिएक्टिव होते हैं, और ये जो होते हैं ये हार्ड एंड वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक। तो dissimilar elements were clubbed together in de Charpentier attempt in telluric helix. सो ये पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया, he could not explain the periodicity, ये जो रिपीटिशन हो रही है, periodicity in प्रॉपर्टीज की जो रिपीटिशन हो रही है ये क्यों हो रही है, उसका कॉज, he could not explain the cause of periodicity, ठीक। और स्टडी इज स्टिल डिफिकल्ट, स्टडी इज स्टिल टफ, ठीक है, टीडियस काम है। तो ये डी चारकोटियस अटेम्प्ट टेल्यूरिक हेलिक्स क्वेश्चन आज तक एक ही पूछा गया कि हु गेव टेल्यूरिक हेलिक्स, इट वाज डी चारकोटियस जिसने टेल्यूरिक हेलिक्स कर दिया। लोगों को तो खैर टेल्यूरिक हेलिक्स के बारे में ज्यादा मालूम ही नहीं, पता ही नहीं था, ठीक। तो ये था बेटा टेल्यूरिक हेलिक्स, ये थर्ड अटेम्प्ट हमें दिया गया, ठीक। अब चलते हैं बेटा अगले अटेम्प्ट पर। हाँ जी बेटा, ओजस व्हाट यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क। ना मुझे ये पूछना है कि इसके पीछे रीजन क्या था कि लाइक उस पे 16 ही लाइंस ड्रॉ की गई थी एंड उस पे जो लाइक एक लाइन ड्रॉ की थी वो 45 डिग्री के एंगल पे थी। That is depending upon his thought of taking elements same and on the same line. Got it? ओके सर। ये उसका फ्रेमवर्क है, उसका मैथमेटिक्स है कि कैसे वो प्रॉपर्टीज को सिमिलर लाइंस पे सेम एलिमेंट्स ला सकता है, ठीक। ओके सर। नेक्स्ट बात, अब यहां तक तो चलो अटेम्प्ट चल रहे थे, ठीक, वेग अटेम्प्ट्स, और भी बहुत सारे अटेम्प्ट दिए गए होंगे जिसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन एट दिस टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में दो डिफरेंट एलिमेंट्स, लगभग एक तरह का, दो डिफरेंट साइंटिस्ट वर वर्किंग लगभग सेम, बट उसमें से पहला हम पढ़ेंगे लॉथर-मेयर अटेम्प्ट। लॉथर-मेयर अटेम्प्ट। अब लॉथर-मेयर ने क्या किया बेटा, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉथर-मेयर ने एक ग्राफ बनाया, he produced a graph, और जो ग्राफ था
वो एटॉमिक वॉल्यूम, ये बहुत ध्यान देना, पूछा जाता है ग्राफ किसमें था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच का ग्राफ था। एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच का ग्राफ था। अब ग्राफ हमेशा मैथमेटिकली प्लॉट होते हैं, तो ये ग्राफ भी प्लॉट हुआ होगा, और जैसे और ग्राफ होते वैसे ये भी ग्राफ होगा, ऐसे करके कुछ बना होगा, ऐसे ही करके बना होगा भाई ग्राफ, जैसे और ग्राफ होते हैं वैसे ही ये भी ऐसा ही कोई ग्राफ बन गया। ठीक, ऐसे करके उसने एक ग्राफ बनाया। एंड व्हाट ही नोटिस्ड इन दिस ग्राफ, कि जितनी पीक्स हैं, जितनी पीक्स हैं, उन पीक्स पे अल्कली मेटल आ रहे थे, अल्कली मेटल्स आ रहे थे उन पीक्स पे। जैसे यहां अगर लिथियम आ गया, यहां सोडियम आ गया, यहां पोटाशियम आ गया, यहां रुबीडियम आ गया, ऐसा मान लो, तो अल्कली मेटल कौन से होते हैं, ऐसे याद कर लेने का, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे याद कर लेने का। तो पीक्स जो थी, ठीक, पीक्स पे हमारे पास अल्कली मेटल पाए गए, ऑन पीक्स देयर वर अल्कली मेटल्स। दूसरी बात, कुछ इसमें असेंडिंग लाइन है, कुछ डिसेंडिंग, डिसेंडिंग नीचे आने वाली, असेंडिंग ऊपर। तो जो डिसेंडिंग लाइन थी, डिसेंडिंग लाइंस, बेटा डिसेंडिंग लाइन पे एल्केलाइन अर्थ मेटल पाए गए, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स पाए गए। ठीक, एल्केलाइन अर्थ मेटल जैसे कि बेरिलियम, ठीक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एक्सेट्रा, ये डिसेंडिंग नीचे जाने वाली लाइंस पे। ठीक, और वहीं पे असेंडिंग लाइन जो है, असेंडिंग लाइंस जो ऊपर जाने वाली लाइंस हैं, उनमें हैलोजेंस पाए गए। हैलोजेंस जैसे यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, असेंडिंग लाइंस पे हैलोजन पाए गए बेटा। और जो मिनिमा थे, मिनिमा यानी यहां नीचे बेटे, मिनिमा पे पाए गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं ये आगे बताऊंगा, अभी नहीं। ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एक्सेट्रा। ठीक, ये नीचे पाए गए मिनिमा पे। तो इसने देखा कि क्योंकि सिमिलर एलिमेंट्स आर ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ, तो इसने सोचा कि एटॉमिक मास इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी टेकन एज अ बेसिक। तो इसने बोला कि भैया किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हो, तो इसने बोला कि किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हो। तो ऐसा करो कि आप ग्राफ्स बना लो ऑफ प्रॉपर्टीज, different properties versus atomic mass। ठीक, जैसे melting point versus atomic mass, जैसे boiling point versus atomic mass, solubility versus atomic mass, ionization enthalpy versus atomic mass, हर प्रॉपर्टी का atomic mass के साथ ग्राफ बना लो, तो सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर एलिमेंट आ जाएंगे। तो उस समय ये समझ में आ जाएगा कि कौन से सिमिलर है, किसकी प्रॉपर्टीज कैसे है। ठीक है जी, तो ऐसा करके, पर ये याद रखें, लॉथर मेयर का ग्राफ सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में था, उसने बाकी कोई ग्राफ नहीं बनाए, सिर्फ सजेशन दिया था कि जैसे मैंने ये एटॉमिक मास के साथ एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ बनाया है, एंड सिमिलर एलिमेंट्स आर ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशंस, तो जस्ट मेक अदर ग्राफ्स विद द प्रॉपर्टीज अलोंग विद दैट ऑफ एटॉमिक मास। So similar elements may occupy similar positions and you can get a classification। ठीक, बट बेटे दो ऐसा पॉसिबल हो सकता था, पर हर बार ग्राफ्स आर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड। ग्राफ जो है, ग्राफ्स आर टू बी एक्सपेरिमेंटली फॉर्म्ड। जो ग्राफ होते हैं उनको हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही बनाया जा सकता है। ठीक, ग्राफ आर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली फॉर्म्ड, और इसका मतलब हर बार
जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आपको पहले उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो इट इज डिफिकल्ट टू डू। ठीक, तब तो बस हम ग्राफ ही बनाते रहेंगे। और दूसरी बात फिर कितनी प्रॉपर्टीज के ग्राफ बनाते भाई। सो स्टडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, स्टडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, स्टडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मेरे दोस्तों। ठीक, और नो एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। अभी भी हमें यह समझ नहीं आया कि प्रॉपर्टी सेम क्यों है। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई कर लिया सिमिलर पोजीशन, बट व्हाई ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। बट यहां से एक बात पे मोहर लगनी शुरू हो गई थी कि एटॉमिक मास में भी द प्रॉपर्टी जिसको लेकर के हम कोई भी पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे कभी भी। ठीक, तो फटाफट बोलो बेटा, लॉथर मेरा टाइम समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना, यस और नो। ओके, मैंने कहा कि दो साइंटिस्ट इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड वाज वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। तो बेटा लॉथरमेयर वाज इन जर्मनी, बट इन रशिया देयर वाज अनदर साइंटिस्ट, Dmitry Mendeleev. Very important. Mendeleev's classification, Mendeleev periodic table, very important. ठीक, अब आ जाएगा Mendeleev periodic table, Mendeleev's periodic table। पहली बार अगर किसी ने कोई सिस्टमैटिक टेबल दिया था, फर्स्ट टाइम जिसने कोई सिस्टमैटिक पीरियोडिक टेबल दिया था, दैट वाज गिवन बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने पहले एक लॉ दिया, बाय हिज एक्सपेरिमेंटेशन ही केम टू नो, इसने अपना एक लॉ दे दिया जिसको उसने बोला मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ। ठीक, उसने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, physical and chemical properties of an element is periodic function, is periodic function of their atomic masses। यानी किसी भी एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब पीरियोडिकली वो प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, पीरियोडिकली आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। दो ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो, बट ये जरूर बोल दिया कि जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। ठीक, और वो पीरियोडिकली सेम हो जाती है, दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और उसके बेसिस पे ब्रिटिश ने अपना एक पीरियोडिक टेबल बना डाला जिसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। उसने क्या किया कि कुछ हॉरिजॉन्टल रोज ले ली, he took some horizontal rows, इन हॉरिजॉन्टल रोज को he named as series, जिसको बाद में हमने पीरियड्स बोलना शुरू कर दिया, बट उसने नहीं बोला था बेटा जी, उसने तो सीरीज बोला था। ऐसे कुल मिला करके भाई ने क्या किया, 12 सीरीज ले ली। देयर वर 12 सीरीज। बेटा वैसे मैं बता दूं कि मेंडलीव ने एक्चुअली सिर्फ 7 सीरीज ली थी। ये मैं बता देना चाहूंगा कि मेंडलीव ने 7 सीरीज ली थी, लेकिन लेटर ऑन जब उसका पीरियोडिक टेबल छपा 1909 में, ठीक उस समय यानी प्रिंट जब हुआ वो 1900, देखो बेटा मेंडलीव ने काम किया था 1868 में, कितने में 1868, लेकिन उसका पीरियोडिक टेबल कहीं छपा नहीं। उसका जब प्रिंट हुआ वो हुआ 1905 में।
उस समय उसमें 12 सीरीज लिख दी गई क्योंकि और एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ठीक, उसने ओरिजिनली 7 सीरीज दी थी which gradually changed into 12 series by discovery of new and new elements, and scientists are putting that new elements in this periodic table, making 12 series in all. Clear? और ऐसे ही उसने कुछ वर्टिकल कॉलम्स ले लिए, ऐसे ही उसने कुछ वर्टिकल कॉलम्स ले लिए बेटा। So these were the vertical columns which he took. ठीक है जी, वर्टिकल कॉलम्स विच ही टुक, और वर्टिकल कॉलम्स में उसने नाम दिया ग्रुप्स। देखो बेटे, ग्रुप से ही समझ में आता है, ग्रुप वो होता है जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, यानी इसमें ग्रुप्स में वो एलिमेंट रखे गए, ग्रुप्स में वो एलिमेंट रखे गए विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स में एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो ग्रुप में रख दिए गए। ठीक, और इस साइड प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, पीरियड में प्रॉपर्टी चेंज होती, ग्रुप में सेम होती है बेटा, सिमिलर चीजों का ही ग्रुप होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं घोड़े गधे बंदर का ग्रुप, इज इट अ राइट थिंग टू से? बिल्कुल भी नहीं। या तो घोड़ों का ग्रुप होगा, या तो बंदरों का ग्रुप होगा, या फिर गधों का ग्रुप होगा, कभी घोड़े गधे बंदर का ग्रुप नहीं होगा यार। ठीक, वो तो एक असेंबली हो गई, बट इट कैन नॉट बी अ ग्रुप। ठीक, ग्रुप तो होता है सेम चीजों का। तो इसने डाउन टू दी जो उसने वर्टिकल कॉलम्स दी उसको उसने ग्रुप बोल दिया, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी सिमिलर थी, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज उसमें एलिमेंट। ठीक, एंड इन ऑल ही टुक 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स which in 1905 changed into 9 groups with discovery of noble gases. Noble gases were put in 0 group. Noble gases were put in 0 group. एक ग्रुप और जोड़ दिया गया। Originally उसने 8 ग्रुप दिए थे बेटा। Originally he gave 8 groups, but afterwards scientists added one more group of noble gases by the name of 0 group. So the total groups became 9. तो जो प्रिंट हुआ उसका टेबल, उसमें बेटे 12 सीरीज थी, there were 12 series and there were 9 groups. आप अपना NCERT देखेंगे, you will find the printed table in 1905 of Mendeleev. तो it will be accommodating 12 series and 9 groups, जिसमें 8 ग्रुप तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको उसने ऐसे 1 ग्रुप, 2nd ग्रुप, 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th group, 6th group, 7th group, and there was an 8th group. There was an 8th group. तो उसने 8th group भी रखा था। ठीक है जी। अब ये तो था ही, उसने एक एक ग्रुप को कुछ सब ग्रुप्स में बांट दिया था, एक एक ग्रुप को सब ग्रुप में बांट दिया। जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, and then in first group he got copper, silver, gold, and he changed this group into 2 parts, one A group and one B group. एक दो सब ग्रुप बना दिए गए। ए ग्रुप में लाइटर एलिमेंट रख दिए गए हैं, बी ग्रुप में हैवियर एलिमेंट रख दिए गए हैं, यानी एक एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में बांट दिया है। A group is split it in some subgroups, 2 subgroups. One is A, another is B. But जो 8वां ग्रुप था, 8th group, उसमें बेटा 3 सबग्रुप्स थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली एंड निकल फैमिली। आयरन, ऑस्मियम, रुथेनियम। ये 8th ग्रुप था, इसमें 3 सब ग्रुप थे। ये 8th ग्रुप में 3 सब ग्रुप थे बिकॉज बेटा ये 8th ग्रुप में ऐसे 3 सब ग्रुप थे, बाकी सब में 2-2 थे, लेकिन 8th में 3 सब ग्रुप थे। और 0 ग्रुप बाद में ऐड हुआ
with noble gases, ठीक, हीलियम, नियोन, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बाद में डिस्कस हुआ, ठीक है। एंड हियर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट को प्लेस किया गया इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को हमने प्लेस कर दिया था, ठीक है। नाउ इसने बोला सेम ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट प्रॉपर्टी ही टुक? कौन सी प्रॉपर्टी उसने ली यार? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस आर्यन, यू रिमेंबर, आर्यन ने क्लासेस लगाई थी कुछ, आई थिंक सो। सो ही टुक अ प्रॉपर्टी जिसको उसने वैलेंसी बोला था। क्या बोला था? वैलेंसी। बेटा वैलेंसी को लिखने में वैलेंस लिखते हैं, वैलेंसी को लिखने में वैलेंस लिखते हैं, अदरवाइज बोला इसको वैलेंसी जाता है। और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट मेंडलीव का दिया हुआ है। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम जितने भी सो कॉल्ड यहां पे बड़े से बड़े टीचर, उनसे वैलेंसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछ के बता। अगर वो दे देंगे तो जैसा वो बोलेंगे वैसा कर, ठीक। एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए मुझे वैलेंसी, क्योंकि जब आप वैलेंसी की डेफिनेशन किसी से भी पूछोगे तो कई लोग बोलेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी, कई बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, कई बोलेंगे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कई कुछ कई कुछ कई कुछ। एक्चुअली ये वैलेंसी की डेफिनेशन है ही नहीं, ये आफ्टर थॉट्स हैं, ठीक। वैलेंसी की डेफिनेशन मेंडलीव ने क्या दी थी? ही सेड that valency is number of hydrogen atoms joined to an element, joined to an element। एक एलिमेंट से कितने हाइड्रोजन ज्वाइन करते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम एक हाइड्रोजन से ज्वाइन करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है, ठीक। अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूं, वो 2 हाइड्रोजन से ज्वाइन करता है, उसकी वैलेंसी 2 है, ठीक। तो वैलेंस था या वैलेंसी थी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्वाइन टू एन एलिमेंट। पर ये जो 8th ग्रुप है ना बेटा, 8th ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप, ये आज भी हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप, इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, does not react with hydrogen। ये हाइड्रोजन से रिएक्ट ही नहीं करते मेरे दोस्त, ठीक। तो फिर इसके लिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो इसने कहा अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेंगे तो बोलेंगे डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज्वाइंड टू एन एलिमेंट, joined to an element, ठीक है जी। डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा हाइड्रोजन एटम तो जितने ज्वाइन किए वो तो है ही, पर अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे तो जितने ऑक्सीजन ज्वाइन कर रहे उससे डबल उसकी वैलेंसी मानी जाए। जैसे अगर लिथियम की बात करें तो Ni2O, तो मेरे बच्चे 2 लिथियम एक से ज्वाइन कर रहे, एक ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली एक लिथियम आधे ऑक्सीजन से ज्वाइन करेगा, हाफ से, हाफ इंटू 2 1, तो इसकी वैलेंसी 1। सर समझ नहीं आया? BeO, ठीक, एक बेरिलियम के साथ एक ऑक्सीजन, और वैलेंसी का मतलब था डबल देन दिस, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2। तो कहने का मतलब या तो हाइड्रोजन ले लो, जितने हाइड्रोजन ज्वाइन करे एक एलिमेंट में वो उसकी वैलेंसी होगी, या फिर ऑक्सीजन का डबल ले लो, डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्वाइन टू एन एलिमेंट, that is called as valency। Are you clear? ये तो बाद में समझ में आया कि यार ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन करते क्या हैं। बेटा मेंडलीव के समय में इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड ना बच्चा, तो हाउ कैन ही से इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, शेयर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ही कुड नॉट से दैट ना, ठीक। हाँ, बाद में पता चला यार हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक, देता है, ऑक्सीजन भी ऐसे ही करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो फिर बाद में हमने इसको वैलेंसी को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में चेंज कर दिया। बट एक्चुअल डेफिनेशन फॉर वैलेंसी वाज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्वाइंड टू एन एलिमेंट और
डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्वाइन टू एन एलिमेंट। इसको लेकर के उसने फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ये बना लिया। जैसे फर्स्ट ग्रुप का फॉर्मूला EH विद E इज एलिमेंट, H इज हाइड्रोजन। सो यहां से पता चला वैलेंसी 1 यानी E2O ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा होगा। सेकंड ग्रुप का EH2 यानी EO। थर्ड ग्रुप का EH3 विद E इज एलिमेंट और इसका E2O3 एंड सो एंड फोर्थ। ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चों उसने अपने फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड या फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड देखे, जिसके फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड सेम थे वो सेम ग्रुप में रख दिए गए। जिसके फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड अलग अलग थे वो अलग अलग ग्रुप में रख दिए गए। तो प्रॉपर्टी जो उसने यूज की थी, प्रॉपर्टी यूज दैट इज फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स जो उसने यूज की थी फॉर मेकिंग हिज पीरियोडिक टेबल। ऐसे करके उसने अपना पीरियोडिक टेबल डेवलप किया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। ठीक, वैलेंसी पे बेस्ड। ठीक, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव देयर वर 63 एलिमेंट्स नोन। 63 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक, मेंडलीव के समय में 63 एलिमेंट नोन थे। ठीक, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, एंड सो एंड फोर्थ। ऑक्सीजन, हैलोजन, ठीक, दैट इज क्लोरीन, एंड देन दीज। सिमिलरली यहां पे मैग्नीशियम, बोरोन की जगह, बोरोन के नीचे एक जगह खाली रही, बोरोन के नीचे एक जगह खाली रखी। ठीक, फिर कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, उसके नीचे एक जगह खाली, सिलिकॉन के नीचे एक जगह खाली। ऐसे ही बोरोन के नीचे अल्युमिनियम था, अल्युमिनियम के नीचे भी एक जगह खाली। ऐसे उसने पीरियोडिक टेबल बनाया। जो बोरोन के नीचे जगह खाली थी उसको उसने बोला एका बोरोन। एका मतलब आफ्टर बोरोन, जगह खाली है। ठीक, इसी तरह अल्युमिनियम के पीछे इका अल्युमिनियम, दैट इज नेक्स्ट टू अल्युमिनियम। इसी तरह से इका सिलिकॉन, नेक्स्ट टू सिलिकॉन। ठीक है जी, ऐसे करके कुछ जगह उसने खाली छोड़, पर मजे की बात प्रॉपर्टी सारी बता दी उसने। He left some vacant spaces और उसको नाम दे दिया इका बोरोन, इका अल्युमिनियम, इका सिलिकॉन एटसेट्रा। He left some vacant spaces but predicted the properties of that vacant spaces। कहा कि एलिमेंट इसमें डिस्कवर होंगे। ये इका बोरोन, इका अल्युमिनियम, इका सिलिकॉन बाद में डिस्कवर होगा। And it was discovered afterwards। Ica boron was discovered as scandium, Ica aluminum was discovered as gallium, Ica silicon was discovered as germanium। But मेंडलीव के समय में ये डिस्कवर्ड नहीं थे, तो उसने इसको Ica boron, इसको Ica aluminum, इसको Ica silicon ऐसे बोल के छोड़ दिया। यानी कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसका जन्म कुंडली पहले बना दिया कि भैया ऐसा ऐसा होगा। इसलिए मेंडलीव को बोला जाता था द मैन अहेड ऑफ हिज टाइम, जो 200 साल बाद की बातें करता है। अब ये एलिमेंट डिस्कवर हुई नहीं और उसने पहले से ही ये बता दिया मेरे दोस्त कि ये एलिमेंट डिस्कवर होने हैं। ऐसे करके उसने पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने अपना दे दिया। तो बोलो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सारी खासियत समझ में आई? कोई दिक्कत? जैसे मेंडलीव ने सीरीज कितनी बनाई, उसने ग्रुप्स कितने बनाए, किस बेसिस पे बनाए, कौन सा ग्रुप कैसा था, ठीक, कौन से फॉर्मूला उसने यूज किए, वैलेंसी की डेफिनेशन क्या दी, पीरियोडिक लॉ क्या होता था, हाइड्राइड गैप क्या होता था, कितने ग्रुप्स कितने पीरियड, जीरो ग्रुप किसको बोला गया, ठीक, ये सारा कुछ आपको मैंने क्लियर कर दिया है। सो दिस वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आई थिंक सो यू गॉट इट। अब हम बात करेंगे सक्सेस ऑफ मेंडलीव। सर हाँ जी बेटे बोलो।
सर एक सर जो मेंडलीव था सर उसने मींस कंपैरिजन के लिए और हाइड्रोजन और हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूला चूज किए बेटा और वो भी तो आपका सोच है ना बेटा, ठीक। हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है इस हिसाब से कि वो आज के डे में बोले तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो एक्चुअली हाइड्रोजन काफी सभी चीजों का रिएक्ट कर जाता है। ऑक्सीजन तो सभी के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इट इज बेटर टू सी दीज लाइक फॉर रिएक्टिविटी। क्लियर? ओके सर। नाउ नेक्स्ट बात हमारे पास आती है सक्सेसेस ऑफ मेंडलीव। सक्सेसेस ऑफ मेंडलीव। बेटा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हमने लगभग ऑलमोस्ट 120 to 150 ईयर्स तक यूज किया है। लगभग 150 साल तक इसका पीरियोडिक टेबल यूज किया है, ठीक। जब तक हमारा नया पीरियोडिक टेबल नहीं आया हमने यही यूज किया है। 150 साल तक ये पीरियोडिक टेबल यूज करते रह गए। सक्सेस ऑफ मेंडलीव। देखो बेटा जब हम सक्सेस ऑफ मेंडलीव की बात करते हैं तो फर्स्ट सक्सेस जो मेंडलीव की थी बेटा, पहली सक्सेस मेंडलीव की सक्सेस थी, इट was the first systematic study. It was the first systematic study. ये पहली सिस्टमैटिक स्टडी थी। इससे पहले कोई सिस्टम नहीं था, ये पहला सिस्टम हमने बनाया, ग्रुप्स, पीरियड्स, ठीक। तो इट वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी, इससे पहले कोई सिस्टम नहीं था। दूसरी बात, क्योंकि इसका पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, in order of increasing atomic mass, the atomic masses were checked and there were many corrections in atomic mass were made जो पहले गलत थी। कई करेक्शन कर दी एटॉमिक मास को। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जो बेरिलियम था, बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास रिपोर्ट था 13.5 और जब इसको इस पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए चेक किया गया तो इट वाज फाउंड टू बी 9, ठीक। रादर एटॉमिक मास तो ये 9 निकल के आया, ठीक। तो पहले 13.5 था, अभी 9 रख दिया गया। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके कई सारी नई चीजें हमने डिस्कवर की थी, इसमें कई सारी नई चीजें हमें मिली, ठीक। यानी कई सारे एटॉमिक मास हमने वर मेड, मतलब करेक्शंस की गई, ठीक। उसके बाद अगली सक्सेस थी, ही पेव्ड द वे फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ही पेव्ड द वे फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अरे उसने कई नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी करने के लिए जगह खोल दी, रास्ता खोल दिया। कैसे? अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि इस फलां जगह पे खजाना गड़ा हुआ है, आप क्या करोगे भाई? आप फावड़े लेके पहुंच जाओगे, धड़ाधड़ उसको खोदना शुरू कर दोगे। खोदना शुरू करोगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हमारे को इजीली उसके अंदर, ठीक। अब इसने क्या किया, इसने बेटे कुछ खाली जगहें छोड़ दी थी, कुछ खाली जगहें छोड़ दी थी इसने बीच। और वो जो खाली जगहें छोड़ी थी, उन खाली जगहों में एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। उसने बता दिया था कि होने हैं, तो साइंटिस्ट ने इसको खोजने की कोशिश की, बहुत सारे नए एलिमेंट डिस्कवर हो। अगर ये ना बताया गया होता, साइंटिस्ट सोचते इतने एलिमेंट होते हैं तो कोई कोशिश भी ना करता, आज हम पंगड़े पा रहे होते, कम होती ना स्टडी। लेकिन आज क्या हो गया, इससे डबल एलिमेंट, मेंडलीव से डबल एलिमेंट हो गए। मेंडलीव के समय में 63, आज 126, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मेंडलीव। ना उसने खाली जगह छोड़ी होती, ठीक, और ना लोगों ने ट्राई किया होता, ठीक है जी। तो he paved the way for discovery of new elements. So it was the first systematic study and number of corrections were made in atomic masses as well as he paved the way for discovery of new elements were discovered, ठीक है जी।
But though there are many successes, but there were lot of drawbacks also. So drawbacks भी पढ़ते हैं भाई. Drawbacks of Mendeleev periodic table. देखो जी, सबसे पहला ड्रॉबैक जो मेंडलीव का रहा था, सबसे पहला ड्रॉबैक जो मेंडलीव का रहा, वो पहला ड्रॉबैक था हमारे पास सबसे फर्स्ट, एंड दैट ड्रॉबैक वाज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. Position of isotopes. Now, what the hell are isotopes? Beta, isotopes are same elements having different mass numbers. Same element with different mass numbers. For example, I have hydrogen. हाइड्रोजन का H11 यानी एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1. H12 एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2. इसको हमने बाद में D बोल दिया, ड्यूटीरियम. ठीक. इसी तरह से H13 मास नंबर 3, एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन, इसको बाद में हमने ट्रिटियम बोल दिया. नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि भैया हमने तो ये रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया, बाकी क्यों नहीं रखे? और अगर बाकी रखें तो ऐसे सभी एलिमेंट के आइसोटोप होंगे? ऐसे टिन के मैक्सिमम आइसोटोप होते हैं. टिन हैज 10 आइसोटोप्स इन ऑल. टिन के 10 आइसोटोप होते हैं इन ऑल. समझ में आई? तो 10 आइसोटोप्स टिन के थे मेरे दोस्तों. सो ऑब्वियसली बात ये है कि टिन ऐसे तो इनको आइसोटोप्स को रखने लगे तो पीरियोडिक टेबल विल बी एवर एंडिंग, और इनके मास नंबर तो अलग अलग है. अब अगर प्रॉपर्टी मास नंबर वाली है तो इसको अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी. वो क्यों नहीं दी गई, या ये क्यों नहीं रखे गए, और कोई एक ही क्यों रखा गया, इसके बारे में ही कुड नॉट से एनीथिंग. तो पहली बात पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. और दूसरी लिटिल थिंग थी हमारे पास बेटे, जिसको हम बोलते हैं एनोमलस पेयर्स. एनोमलस पेयर्स. एनोमलस पेयर्स का मतलब क्या है? देयर वर सम एनोमलस पेयर्स. मतलब जैसे अगर मैं पोटाशियम की बात करूं और अगर मैं आर्गन की बात करूं, पोटाशियम का एटॉमिक मास 19.1 और इसका 19.9. तो ऑब्वियसली पोटाशियम शुड बी केप्ट आफ्टर, potassium should be kept before argon and argon should be kept after that. But in his periodic table, argon was kept before potassium. इसको एनोमलस पेयर्स बोलते हैं. जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको पहले रख दिया, जिसका एटॉमिक मास कम उसको बाद में रखा. अब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है भाई के पास, ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी देख रहा था, प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, उसके नीचे ग्रुप में रख दिया, और जब रखा तो देखा क्या कि आर्गन पहले आ गया, ये बाद में आया. ऐसे बड़े सारे पेयर्स थे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी ऐसा हुआ क्यों. तो देयर वर मेनी एनोमलस पेयर्स. क्लियर? फिर अगली बात, सम dissimilar elements were clubbed together. कई डिसिमिलर एलिमेंट इकट्ठे रख दिए गए भाई, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम is kept along with copper, silver, gold. Beryllium, magnesium, calcium is kept along with zinc, cadmium and mercury. Though the properties were very different, but they are put in the same, they were put in the same group. So some dissimilar elements are clubbed together.
एंड देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आल्सो, इसकी प्रॉपर्टी में इतना फर्क है फिर भी साथ में रखा हुआ है वाई। ठीक, फिर अगली बात इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, he could not explain, he could not explain the cause of periodicity, the cause of periodicity। मेरे दोस्तों, ये cause of periodicity explain नहीं कर पाया। He could not explain the cause of periodicity, कि why there is periodicity in properties, यानी properties become similar after regular interval, so why it is so, why the properties were so, ठीक, उसको explain ही नहीं कर पाया ये। He could not explain, ठीक, this similarity in property, periodicity, clear? Afterwards, there were some more lacks like position of hydrogen, ये आज भी प्रॉब्लम है। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स, ये लेंथेनाइड आज की टर्म है, पहले नहीं थी, ठीक, एंड एक्टिनाइड्स, ये क्या होते हैं ये अगले पीरियोडिक टेबल में समझेंगे, जिनको आज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, एक्टिनाइड्स, आज इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। उस समय ना तो लेंथेनाइड बोला जाता था ना एक्टिनाइड बोला जाता था, बस कुछ एलिमेंट निकाल के नीचे रख दिया अलग से, देयर वर सम एलिमेंट्स वो निकाल के नीचे रख दिए थे, उसको मेन बॉडी में क्यों नहीं रखा? हालांकि आज भी प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन की पोजीशन भी आज प्रॉब्लम है, ठीक, बट मेंडलीव के साथ भी यही था। तो बेटा मेंडलीव के सक्सेस एंड मेंडलीव के फॉल्ट्स, इज दैट क्लियर? कोई चीज पूछना चाहते हो? ओके, सो चलिए, तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, जितने मर्जी डिफेक्ट थे, येट वी हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ा, इसी को यूज करना। Until unless there was a scientist Mosley, there was a scientist Mosley, मॉस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो बेटे अब हम बात करेंगे मॉस्लेज एक्सपेरिमेंट। मॉस्ले ने क्या किया कि भाई हमने पढ़ा था कि whenever cathode rays are made to strike against the hard metal, they produce X-rays। बोलो, हमने ऐसा बोला था, whenever cathode rays are made to strike against the hard metal, they produce X-rays। तो जैसे ये hard metal है and cathode rays strike on that, these are cathode rays, and यहां से जो बाहर निकली, they were X-rays। बेटे X-rays were discovered by a scientist called as Roentgen। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसने एक्सरेज को इसलिए बोला था क्योंकि इसका कुछ नेचर पता नहीं था, तो बोला सपोज दीज आर एक्सरेज, उसी से आ गया एक्सरेज, ठीक। तो एक्सरेज जो है ये निकली, इसने इसकी फ्रीक्वेंसी को पढ़ा, डिफरेंट मेटल लिए और इसकी फ्रीक्वेंसी को पढ़ा और एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ बनाया, क्योंकि उस समय तक तो हमें यही पता था कि जो मेन प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास है। उसने अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मास एटॉमिक मास के साथ ग्राफ बनाया, ठीक। एंड व्हाट ही फाउंड दैट उसके डॉट्स कुछ ग्राफ में ऐसे होता है ना भाई, इस वैल्यू पे ये, इस वैल्यू पे ऐसे डॉट्स बने। अब अगर इन डॉट्स को मिला दिया जाए
It does not give a smooth line, it gives a zigzag line, जिसको उसने मन मार के ऐसा सोच लिया कि यार लगभग ऐसी लाइन है, ठीक है जी। पर graph was not smooth, it is not a straight line. So this frequency of X-rays emitted was not a function of atomic mass. ये एटॉमिक मास पे पूरी तरह से एग्जैक्ट ट्रेंड नहीं देती है। उसने एक और कोशिश की, उसने यही ग्राफ बनाया अंडर रूट ऑफ म्यू का विद एटॉमिक नंबर, एंड व्हाट ही फाउंड, एक रिलेशनशिप बना अंडर रूट ऑफ म्यू z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस b। ये फंक्शन उसका तैयार हो गया, एंड अगर इसको मैं खोल देता हूं तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ म्यू az माइनस ab। दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ठीक लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो he found that he took y on y एक्सिस पे अंडर रूट ऑफ म्यू लिया है उसने, x एक्सिस पे उसने z यानी एटॉमिक नंबर लिया है, तो m यानी कि स्लोप, तो इसकी स्लोप a के बराबर एंड स्लोप इज पॉजिटिव, तो बेटा ये ग्राफ ऐसे रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन बनी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिगजैग नहीं बनी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है जी। बट दिस पर्टिकुलर C is called as intercept. C is called as intercept. जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव में है, यानी वो अगर किसी भी ग्राफ की इंटरसेप्ट होती है, इसका मतलब वो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, दिस विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। और क्योंकि इसकी इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये नेगेटिव जगह पे जाके मिलेगा। सो दिस इज इंटरसेप्ट एंड दैट इज इक्वल टू AB विच इज नेगेटिव। ये जीरो से नीचे जा रही है, नेगेटिव इंटरसेप्ट। बट यहां से जो स्लोप है वो a के बराबर है, एंड a वाज अ कांस्टेंट, a इज द कांस्टेंट, और वो निकाला जा सकता है। आपको पता है आज के डे में हम बोलते हैं कि स्लोप इज टेंजेंट थीटा। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसका थीटा निकाला, उसकी वैल्यू पुट की तो a आ जाएगा। सो टेंजेंट थीटा इज स्लोप, वहां से स्लोप निकाली जा सकती है। बट टू हेल्प विद दिस मैथमेटिक्स वी डोंट हैव टू डू दैट। सिर्फ ये है कि इससे ये समझ में आया कि एटॉमिक मास के मुकाबले एटॉमिक नंबर पे प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली अच्छे से डिपेंड करती है। तो उसने जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसको चेंज करके एक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एंड व्हाट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सजेस्ट एज, ये कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element is periodic function of their atomic numbers, not atomic masses। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मासेस पर। सो दिस वाज अ रिवोल्यूशनरी थिंग ही डिड। उसने एटॉमिक नंबर पे प्रॉपर्टीज को बेस करवा दिया और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ चेंज कर दिया, और इसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में चेंज आना नेसेसरी था।
बोलो बेटा, मॉसलेस एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो। बेटा मॉसले नहीं दिया ये लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय मॉसले। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स इस लॉ के बेसिस पे नील बोहर और मॉसले इन दोनों ने मिलकर के एक पीरियोडिक टेबल डेवलप किया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट क्लास। सो बिफोर आई, एक छोटा सा होमवर्क तुम्हें दे रहा हूं।